हाँ भाई, आ जाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको अभी छोड़ना पड़ेगा भाई। शीट के क्वेश्चन, ये एक्चुअली एसएचएम का कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे मार्क कर लो एसएचएम। बाद में एसएचएम पढ़ेंगे तो उस एसएचएम वाली शीट में तुम्हें मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्थ अभी क्वेश्चन नंबर 20 को छोड़ दो एसएचएम का। उसके बाद बताओ नंबर 23। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। तो हाँ, सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइज 3 चल रही है भाई। 23। इसमें सिचुएशन ये है कि ये एक ट्यूब है इस तरीके से, और इसमें स्मॉल पार्टिकल जो है वो इस तरफ चल रहा है। स्मॉल v इसकी वेलोसिटी दी गई है, और यहां है एक हेवी पिस्टन। हेवी पिस्टन है, इसका इससे सेपरेशन बताया गया है L। और ये पिस्टन इस तरफ स्लोली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कैपिटल V, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं भाई, HCV नहीं है। ये एक्सरसाइज 3 जो हमारा सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन है उसका वाला चैप्टर है, उसके बचे हुए थे वो अभी ले रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो ओके। अब इसमें हमें एक चीज बताई गई है क्वेश्चन में कि भाई कैपिटल V जो है, जो इसकी स्पीड है, इट इज मच मच लेस देन dl/l इंटू V0, ठीक है। तो V0 जो है हमारे पार्टिकल की स्टार्टिंग वेलोसिटी है, ठीक है ना। और dl जो है वो पिस्टन का स्मॉल मूवमेंट जो इधर है वो है बेसिकली, ठीक है ना। ये सब चीजें हमें ये दी हुई है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली। इसका मतलब ये हो गया कि ये पिस्टन इतना स्लो चल रहा है कि भाई यहां से इसका इसका जो इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का टाइम अगर हम लिखें dl/v, ठीक है ना। तो ये dl/v जो है दिस इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल L/v0। मतलब पार्टिकल यहां से यहां आता है तो ये कई बार इधर उधर आ जाएगा, तब तक ये पिस्टन हल्का सा चलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पार्टिकल बहुत हल्का सा है, पिस्टन इससे बहुत भारी है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ये ठक 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 बार बार ऐसे चल रहा है, जबकि ये धीरे 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 आगे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखो। हाँ, तो अब इसका पहला ऑप्शन क्या है कि आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v। तो देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इलास्टिक कोलिजन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो हम लिख सकते हैं कि v प्लस कैपिटल V है, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन, पहले इस कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो गई, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पिस्टन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत हेवी है, ठीक है ना। जब हमने थ्योरी में देखा हुआ है कि एक पार्टिकल दोनों में से बहुत हैवी है तो उसकी वेलोसिटी कोलिजन में ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है, तो पिस्टन v वेलोसिटी से ही चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, v1 माइनस v। तो हम क्या देख रहे हैं कि v1 की वैल्यू v प्लस 2v आ रही है, तो ऑप्शन ए जो है वो हो गया है करेक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एल नॉट से यहां तक मूव करने के लिए, और एक इन्होंने पहले सी ऑप्शन पे आते हैं, ये क्योंकि
इसके बाद ऑप्शन बी को हम कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन वाले पार्ट को अगर देखें, पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय डीएल। देखो डीएल अगर पिस्टन मूव करता है तो उसमें, सॉरी, डीएल पिस्टन जब मूव करता है तो उसमें टाइम लगेगा डीएल बाई वी का, ठीक है ना, इतना टाइम लगेगा। अब इतने टाइम में हमारे इस पार्टिकल की इससे कितनी कोलिजन्स हो जाएंगी वो हमें देखना है। तो यहां से यहां तक आने और पिस्टन से यहां जाके और वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हो गया 2L बाई वी मल्टीप्लाइड बाय एन। ये एन हो गया नंबर ऑफ कोलिजन जितने टाइम में कि पिस्टन डीएन मूव करता है, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय डीएल, पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय दिस। अच्छा, बाय द वे इसको हम नेगेटिव डीएल लिख लेते हैं क्योंकि ये एल की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए इसको मैं नेगेटिव डीएल लिख रहा हूं क्योंकि डीएल इटसेल्फ इज नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो कि भाई ये इतनी सारी कोलिजन्स हो रही हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं डीएल के करस्पॉन्डिंग ये हो रही हैं नेगेटिव डीएल बाय वी अपॉन 2L बाय स्मॉल वी, ठीक है। तो ये वैल्यू बन रही है नेगेटिव ऑफ वी डी एल बाय एल बाय 2L, और ये जो v है कैपिटल V ये भी नीचे ही रहेगा ना, हाँ कैपिटल V भी नीचे ही है, ठीक है। n नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं और हर कोलिजन में वेलोसिटी का चेंज 2v होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी dv आएगा, ठीक है, इतने टाइम में, ये जो टाइम हमने dt लिया है, इतने टाइम में स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी जो dv आएगा वो हो जाएगा n टाइम्स ट्वाइस ऑफ कैपिटल V। क्यों भाई, जो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो हमें इस तरीके से मिल सकता है। तो हाँ, ये जो इंक्रीज इन स्पीड पार्ट सी में जो है वो अब हम निकाल पाएंगे। n की ये वैल्यू डाल दो, तो n की ये वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो ये बन जाएगा v इंटू ये नेगेटिव ऑफ dl है अपॉन ट्वाइस एल वी मल्टीप्लाइड बाय 2v। तो ये 2v से 2v कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया भाई। अगर हम dl का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो भी ऑप्शन सी रॉन्ग है क्योंकि इसमें एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ए राइट हो चुका है, सी जो है वो रॉन्ग हो चुका है। अब देखो हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पार्ट बी मिल जाएगा। v को इधर ले आते हैं, तो dv बाय v मैंने कर दिया इसको, dv बाय v जो है इज इक्वल टू क्या बन रहा है, इज इक्वल टू बन रहा है नेगेटिव ऑफ dl बाय l। तो ये इंटीग्रल अगर हम करें, l की वैल्यू इनिशियली L0 है और वहां से ऑप्शन बी के लिए L0 बाय 2 करनी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी v0 दी गई है। ओहो, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी दी, अरे राम, कुछ मैं ज्यादा पास ले गया हूं इसको, रुको, हाँ अब ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी v0, v0 से v, यहां पे हम लिख सकते हैं ln ऑफ v बाय v0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ln ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ln हाफ हो जाएगा, ठीक है भाई। नेगेटिव ऑफ ln हाफ मतलब ln 2 हो गया, तो हमें मिल रहा है v इज इक्वल टू 2v0। क्यों भाई, अगर स्पीड डबल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हो गया है करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन क्या था, द रेट एट विच पिस्टन स्ट्राइक्स, पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से यही चीज पूछ रहे थे, हाँ ये वाला नंबर ऑफ कोलिजन्स वाली चीज ही पूछी जा रही थी। तो वो v बाय एल नहीं होगा, वो v बाय 2L होगा, क्योंकि यहां से पार्टिकल को आना और जाना दोनों है, तो v बाई 2L होगा, इसलिए d भी रॉन्ग है, ठीक है भाई, ये चीज है। नंबर 22 ऑप्शन में कुछ गलती है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
पूछा गया है तो देखो ऐसा है, तुम तो सिग्मा ऑफ एम आई ए आई अपॉन टोटल मास कर दो, उससे आ जाएगा। ठीक है ना। ये जेई मेन के क्वेश्चंस में कई बार गलतियां होती हैं भाई, तो हमारे यहाँ पे वैसे के वैसे क्वेश्चन वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नंबर 25, नंबर 25 में देखो सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया था, सिर्फ ये रो का एक्सप्रेशन बदला हुआ है। तुम्हें छोटा एलिमेंट लेना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम, ये कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 25 में। ठीक है, उसके बाद 34 पे आना है। 25 करके बताऊं क्या इंटीग्रेशन? देख लो, चलो बना देता हूं फटाफट, लो। 25 में ये हमारी रॉड है, हमने x डिस्टेंस पे ये dx वाला एलिमेंट लिया। ठीक है भाई, तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू जब मैं dm लिखूंगा तो dm की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स बाय एल का स्क्वायर dx। ठीक है, ये सारा क्या है, ये है dm। ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये इंटीग्रल करो 0 टू l डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm, सिर्फ ये वाला पार्ट, a प्लस बी एक्स बाय एल का स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू l। ये कर लेना, xc मिल जाएगा। ओके, 34 पे आते हैं। 34 पे आते हैं। सेंटर ऑफ मास के ऑब्जेक्टिव भी बाकी हैं क्या? चलो नेक्स्ट टाइम सेंटर ऑफ मास लेंगे तो उनको भी निपटा देंगे, चिंता मत करो। 24 पूछा किसी ने, बहुत आसान है बेटा। 24 के लिए हिंट दे रहा हूं, मोमेंटम कंजर्व कर दो। ठीक है, तो जो कॉमन मास कंबाइंड मास बन रहा है उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देना। ओके, वेरी इजी। नंबर 26, बॉडी मास एम मूविंग विद स्पीड वी नॉट कोलाइड इलास्टिकली। हाँ, 26 को देख लेते हैं। तो ये स्मॉल एम मास नहीं, कैपिटल एम वाला चल के आ रहा है, रुको। तो कैपिटल एम मास चलते हुए आ रहा है, इसकी वेलोसिटी है वी नॉट, और इसकी कोलिजन होती है एक दूसरे मास से, स्मॉल एम है, और कोलिजन के बाद जो है ये इस तरीके से जाते हैं कि ये दोनों एंगल्स बराबर बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये θ1 और θ2 एक्चुअली बराबर एंगल्स हैं। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैपिटल एम बाय स्मॉल एम हमें बताना है। 26 ही कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम की हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है ताकि ये एंगल बराबर आ जाए। अब देखो θ1 θ2 बराबर है तो दोनों की सेम वैल्यू थीटा रख लेते हैं अपन, तो कंफ्यूजन को हटाओ। ठीक है, अब इक्वेशन अगर हम बनाएं तो देखो एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की हम एक्स और वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं एक्स डायरेक्शन यानी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लिखूं तो इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई एम वी नॉट जो है इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं कि v1 है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं कि ये v2 है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि एम v1 कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम v2 कॉस थीटा, दोनों एंगल बराबर ही हैं। और y डायरेक्शन में लिखें परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन, इनिशियल मोमेंटम था नहीं, फाइनल हो जाएगा एम v1 साइन थीटा माइनस स्मॉल एम v2 साइन थीटा। तो एक्चुअली साइन थीटा यहां पे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल रहा है कि एम v1
इज इक्वल टू स्मॉल एम वी टू। कहने का मतलब ये है कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है, तभी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो कॉमन मोमेंटम आ रहा है, सपोज दिस मोमेंटम इज P1, और ये जो इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का था मान लो ये है P0। ठीक है भाई, अब एक काम और करते हैं, इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है P0 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम। ठीक है ना भाई, और फाइनल को हम लिख सकते हैं, दोनों का मोमेंटम बराबर है तो ये P स्क्वायर बाय ट्वाइस कैपिटल एम, ये तो V इस वाले का हो गया, प्लस P1 स्क्वायर, मोमेंटम दोनों का बराबर है तो उसका भी P1 ही लिख रहा हूं, इंटू स्मॉल एम। ये आ गया भाई। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये वाली जो इक्वेशन है, अच्छा पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जो भी है P1 स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लो, 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस 1 अपॉन स्मॉल एम, ऐसा बन रहा है। तो ये तो हमारी हो गई इक्वेशन 1। एक इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में ये जो P0 है ये P1 है और ये भी P1 है, तो इस इक्वेशन से एक चीज हमें ये मिल रही है कि P0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P1 कॉस थीटा। क्यों भाई, ये भी P1 है और ये वाला भी P1 है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब एक काम करो, P0 की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो मेरे ख्याल से इससे हो जाना चाहिए। ये वैल्यू P0 की यहां से उठा के हमने इसमें डाली। ठीक है, बाय द वे 2 जो है एनीवे इसका कैंसिल हो रहा है, तो P0 स्क्वायर की जगह ये डाल देते हैं, तो 4P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाय कैपिटल एम शुड बी इक्वल टू P1 स्क्वायर 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस 1 अपॉन स्मॉल एम। तो ये P1 स्क्वायर जो है ये भी कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिल रहा है भाई कि हम ऐसा करते हैं, इस m को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, m को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। मेरे ख्याल से अब हो गया। हमें देखो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल एम बाय स्मॉल एम निकालनी है, तो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की लार्जेस्ट वैल्यू ले लो जो कि 1 है, तो एम बाय एम की लार्जेस्ट वैल्यू मेरे ख्याल से 3 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एम बाय एम की जो मैक्स वैल्यू है इज इक्वल टू है 3। ठीक है, और बताओ 30 के इक्वल कैसे किया भाई। इलास्टिक कोलिजन होती है तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इनिशियल काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की और फाइनल बराबर होती। इनिशियली एक ही पार्टिकल चल रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई P स्क्वायर बाय 2m। फाइनली ये दोनों चल रहे थे, दोनों का मोमेंटम बराबर आ गया, तो हमने मोमेंटम को यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी को P स्क्वायर बाय 2m लिख दिया, दोनों का अलग अलग। ठीक है ना, ये है। दोनों डायरेक्शन में P कंजर्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कंजर्व कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे, है कि नहीं। ऑल राइट, नंबर 28 देखते हैं, कुछ विशेष है क्या। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए, वैसे आसान ही है मेरे ख्याल से। तो पॉइंट ए से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है 45 डिग्री पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके टूट रहा है। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या बचेगी, 5 बचेगी, है ना। 5√2 45 डिग्री का एंगल है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, तो इसकी वेलोसिटी 5 थी जस्ट बिफोर ब्रेकिंग। 1 पार्ट इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, 1 पार्ट फॉल्स डाउन वर्टिकली, तो एक पार्ट सीधा गिर रहा है, और दूसरा जो है, और ये भी बताया गया है कि आधे सेकंड में गिरता है। अदर पार्ट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x। तो कब गिरेगा, कितने टाइम बाद गिरेगा, तो देखो ऐसा है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका यहां गिरने का जो टाइम है हमें 0.5 टाइम दिया गया है। इसका मतलब इनिशियली
इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। बाय द वे ये हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये हो गया 5√2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा हाफ, ठीक है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, 2 इंटू 10 है कि नहीं। तो ये √2 के स्क्वायर से 2 कैंसिल हो रहा है और ये हमें हाइट मिल रही है 25/20 पर मैक्सिमम, हाँ ये हाइट मिल रही है 5/4, ठीक है। तो अब अगर इसकी वेलोसिटी का कुछ y कंपोनेंट है इनिशियली बाय चांस, तो वो हमें टाइम से मिल जाएगा। टाइम देने की वजह यही है, तो हम मान लेते हैं कि इसका इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल टूटा था, टूट के जो डायरेक्ट गिर रहा है, मान लो उसका कुछ जो है vy वेलोसिटी है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई vy इंटू टी 0.5 प्लस हाफ इंटू जी 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इस हाइट के बराबर, यानी कि 5/4 होना चाहिए। तो इससे देखो vy की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, इससे vy की वैल्यू इनफैक्ट 0 ही आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये 10/8 5/4 बराबर हो रहे हैं, ये दोनों पूरे कैंसिल हो रहे हैं, वी आर गेटिंग vy इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई थी और ये सीधा ऐसे गिरा था, ओके। तो अब अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 ही रहेगी, तो दूसरे के गिरने का टाइम भी सेम ही रहेगा। दूसरे के गिरने का टाइम जो 28 का आंसर हो गया 0.5 सेम, और जो वैल्यू ऑफ x है वो हम सिंपल इस फैक्ट से बता सकते हैं कि भाई ये इसकी वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो दूसरे की डबल हो जाएगी, तो वो डबल डिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी इसकी रेंज थी, ये r/2 डिस्टेंस था, ठीक है, r/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास जा रहा था, तो ये रेंज के बराबर डिस्टेंस पे जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस x कहां से पूछ रहे हैं भाई, डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछ रहे हैं, तो 29th जो है उसका आंसर हो जाएगा 3/2 टाइम्स द रेंज। रेंज तुम निकाल सकते हो, 3/2 टाइम्स कर लेना है, 29 हो जाएगा। 23 जैसे क्वेश्चंस करने के लिए थॉट कैसे डेवलप करें। हाँ भाई, अब देखो जेई एडवांस है तो कुछ क्वेश्चन तो चैलेंजिंग वाले आएंगे ही, ठीक है ना, तो थॉट ऐसे डेवलप होगी। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, इसके जो 4 ऑप्शंस है ना, वो तुम्हें हिंट दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता और सीधा तुम्हें बस पार्ट बी पूछ रहे होते, ठीक है, तो वो टफ होता। ये जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 23 के, जो ऑप्शन ए बनाया है इन्होंने, ऑप्शन सी बनाया है, दीज आर गिविंग यू हिंट कि भाई पहले तुम ये सॉल्व करो फिर तुम ये सॉल्व करो। हालांकि मैं अगर सही मानूं तो ये ऑप्शन सी ऊपर होना चाहिए था, ऑप्शन बी नीचे होना चाहिए था, तो और तुम्हारे लिए थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाता कि भाई पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा हौसला रखो और एक एक पार्ट को एक एक बार में टैकल करते जाओ, आएगा, ठीक है। 31 किसी ने पूछा है, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम स्टेशनरी हॉपर एट ए रेट ऑफ 0.5 kg per second on conveyor belt moving with speed velocity 5, पावर नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग। भाई देखो ऐसा है, पावर जो है हम जानते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी से हमें मिलेगा, ठीक है। 1 डायमेंशनल केस है इसलिए वो कॉस थीटा 1 ही हो गया, वैसे F.V होता है, पर ठीक है 1 डायमेंशनल केस है, सब कुछ एक लाइन में ही चल रहा है। तो अब ये जो फोर्स है ये कौन सा है, ये थ्रस्ट फोर्स है। इस प्रॉब्लम में ये थ्रस्ट फोर्स है। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है V रिलेटिव dm/dt, V रिलेटिव dm/dt मल्टीप्लाइड बाय V। तो V रिलेटिव जो है भाई ये बेसिकली V है, क्योंकि सैंड तो ऊपर से गिर रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, कन्वेयर बेल्ट ऐसे जा रही है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो V के ही बराबर है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली dm/dt टाइम्स V स्क्वायर हो जाएगा। बस अब कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। dm/dt दिया हुआ 0.5 और वेलोसिटी दी हुई है 5, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा। उसके बाद
4 पे आ जाते हैं। लो नंबर 34। सो स्लाइड विद फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। अच्छा, तो डायग्राम अच्छा है। देखो क्या है इसका, ऐसा कुछ ये डायग्राम है और ये अपनी स्लाइड है। ठीक है, तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी, बड़ी आसानी से तुम बता सकते हो कि भाई इट विल बी √2 GH। ये जो जिसको यू नॉट ये बता रहे हैं, ये यू नॉट जो है √2 GH है। और एक्स कैप, आई कैप की जगह एक्स कैप यूज किया हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम कर सकते हैं। ऑल राइट, उसके बाद ये कह रहे हैं वी वेक्टर और एंगल थीटा के बारे में पूछा गया है। तो ये यहां से ऐसे जाके गिर रहा है भाई, ठीक है ना। तो इसके गिरने का एंगल, गिरने के टाइम पे वेलोसिटी का एंगल कितना बन रहा है, ये हमें बताना है। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर ही हैं। देखो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट तो हम जानते हैं कि चेंज होता नहीं है, तो ये तो सेम ही रहेगा यू नॉट के बराबर। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, 3h दिया गया है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो यहां पे जो वी वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहां पे कुछ वाई वेलोसिटी है नहीं, तो 0² प्लस 2 × g हो जाएगा 3h। ठीक है ना भाई। तो वी वाई हमें मिल रहा है √6GH। ओके, तो टेन थीटा को हम वी वाई बाई वी एक्स लिख सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स करेंगे तो मेरे ख्याल से ये √3 आ रहा है। थीटा 60 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन सी है करेक्ट। ठीक है ना भाई। उसके बाद बात हो रही है वी वेक्टर की। इसके बाद की वेलोसिटी, जो यहां पे वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, ये कितनी है ना। तो अगेन जो है हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट वही अनचेंज रहेगा, तो ये तो सेम है √2 GH जो हमने निकाला हुआ है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ई के फैक्टर से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ई के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन ऑफ ग्राउंड 1/√3 है। तो जो यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं वी वाई डैश कर देता हूं भाई, कोलिजन के बाद वाले को वी वाई डैश लिख देते हैं। तो ये जो वी वाई डैश है भाई, दिस विल बी वी वाई बाय √3 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये आ गया √2 GH। ठीक है, दोनों के दोनों √2 GH हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स कैप माइनस जेड कैप, अब ये माइनस जेड कैप क्यों कर दिया इन्होंने, बी ऑप्शन में दिख तो पॉजिटिव रहा है, तो या तो ऑप्शन को, या तो ये ऑप्शन बी गलत होगा, और अगर बाय चांस सही दिया हुआ है तो इसमें मिस्टेक है, ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। एनीवे, लास्ट ऑप्शन में ये स्मॉल डी का मतलब क्या है, स्मॉल डी का मतलब ये है, अच्छा डायग्राम में दिया हुआ है स्मॉल डी। ओके, स्मॉल डी निकालना है हमें, स्मॉल डी और H1 का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, H1 क्या है, टप्पा खाने के बाद का डिस्टेंस, बाद की मैक्सिमम हाइट, ये है H1। ओके ओके, तो ठीक है यार, प्रोजेक्टाइल के हिसाब से कर लो। ठीक है ना, ये 3H गिरने में इसको टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक का जो टाइम है इसको हमने T1 मान लिया। ठीक है, ये जो है इतने पार्ट का टाइम T1 मान लिया, तो हम लिख सकते हैं T1 सॉरी हाफ G T1² जो है ये 3H है। ओके, तो T1 हमें मिल गया √2H सॉरी 6H बाय G। ओके, ये तो हो गया T1, और इस T1 को √2GH से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा D। D हो गया T1 इंटू √2GH। ठीक है, कैसे निकालना है बस वो बता रहा हूं। और इसकी तुमने दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल रखे हैं, दोनों के दोनों √2GH हैं, तो D1 कितना होगा वो भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें ऑप्शंस ये जो बी है इसको सही दिया है कि गलत दिया है, ACD, हाँ बी को गलत इसीलिए दिया है क्योंकि वो डायरेक्शन रॉन्ग है, माइनस जेड कैप नहीं है। ओके, अब कर लेना भाई। 31 बहुत आसान है भाई।
बहुत 31 मैंने बता ही दिया है बाय द वे। और नंबर 30 जो है, नंबर 30 में क्या करना है, फोर्स ने पूछा है ना, तो इम्पल्स अपॉन, हिंट दे रहा हूं 30 के लिए, फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स अपॉन टाइम ये कर देना, और इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर दोगे, फोर्स आ जाएगा। चलो हो गया भाई। और कुछ 35, स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक्स इनटू टू पीसेस, मास एम ए एम बी विद वेलोसिटी वी ए वी बी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। देखो 35 के लिए बड़ा आसान है, दोनों पार्टिकल ब्रेक हो रहे हैं, मासेस जो भी हो, मोमेंटम इनके बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है ना भाई, इसको अगर तुम पी वेक्टर लिख रहे हो तो इसको माइनस पी वेक्टर लिखोगे, क्योंकि टोटल मोमेंटम जीरो का जीरो रहेगा, इनिशियली पार्टिकल स्टेशनरी था। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है, ये मान लो हमारा एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जो है वो हो गया पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एम ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हो गया पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एम बी। अब अपने आप रेशो ले लो, हो गया। नंबर 36, सिस्टम ऑफ टू, बहुत ही ज्यादा आसान है, बताने लायक भी नहीं है, शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करो, सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा। चलो भाई 35 वाले में लास्ट ऑप्शन मे बी रॉन्ग, एच, एक बार, अरे नहीं नहीं सही है भाई, आंसर जो दिए हुए हैं वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। H1 को निकाल लो भाई, दोनों दोनों कंपोनेंट हमने निकाले थे ना, ये जो कौन सा था वी डैश, ये वी वाई डैश था, ये दोनों √2gh आ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी प्रोजेक्टाइल की, निकालो, वी एक्स, ये वी वाई से निकलेगी, ठीक है ना, वी वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 2g, ये H1 हो जाएगा। तो ऐसे H1 निकालना है, और ये D मैंने निकाल दिया है, दोनों कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि टाइम काफी लग गया है, तो HCV का डिस्कशन अभी ड्रॉप कर रहे हैं, वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, 10-12 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में HCV का और होमवर्क दे दूंगा, और एक साथ HCV का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर निकालना जो है मेरा काम पूरा नहीं है भाई, पूरा आंसर मैं नहीं निकालता हूं, कैलकुलेशन वगैरह में फालतू वक्त की बर्बादी है, वो अपने आप करते रहो। ओके, HCV अभी नहीं कर रहे हैं, HCV नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख रहे थे निकालना, मैंने तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताए थे, और उससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चंस किए थे। HCV के रोटेशन वाले अभी नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरे को थ्योरी को बढ़ाना है आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और HCV का होमवर्क दूंगा, एक साथ करेंगे, चिंता मत करो, करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ओके चलो, तो हाँ ऐसा है कि एक दो एग्जाम्पल मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो है लेना चाहता हूं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा जो है क्लैरिटी डेवलप हो कि हमें कैसे इसको करना है, ठीक है ना। बाय द वे एक एग्जांपल जो है मैं थोड़ा उस तरीके का ले लेता हूं जिसमें तुम्हें इंटीग्रेशन भी करना है, ठीक है। तो लो, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कोन का निकालते हैं, लो, ठीक है। इसमें क्या है कि तुम्हें थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये तुम्हें निकालना है। कोन का मास m दिया गया है, रेडियस है r, और इसकी हाइट मान लो कि h है, ठीक है। दिस इज अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन, सॉलिड यूनिफॉर्म कोन है, मास m, रेडियस r, हाइट h, ठीक है। शुरुआत कर देता हूं मैं, ठीक है ना। एक्सप्लोजन के क्वेश्चन में वी वाई क्यों निकाला, क्योंकि वी वाई भाई उन्होंने वी वाई कुछ भी हो सकता है ना, ये कहां लिखा हुआ है कि वी वाई 0 है, ठीक है ना, उसमें टाइम दिया हुआ था तो वी वाई निकाल सकते थे, उसके लिए हिंट था। एनीवे अब देखो हाँ इसमें शुरुआत करते हैं अपन। मैंने लिया है एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है,
क्यों भाई? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना आता है, ठीक है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना आता है। तो अब हम एक डिस्क वाला एलिमेंट ले रहे हैं और ये मान लो कि इस एलिमेंट की हाइट जो है वर्टेक्स से y है और इसकी थिकनेस है dy। तो हमारे एलिमेंट का नाम पता हो गया, डिसाइड, नाम है dy थिकनेस की डिस्क और पता है y डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। ऑल राइट, तो आइडिया अब ये है कि तुम क्या करोगे कि ये जो डिस्क है भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखोगे, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क डी आई, ये कितना है ये निकालो, ठीक है। बाय द वे डी आई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क का फॉर्मूला इस एक्सिस के अबाउट हमने देखा था हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ मास इसका डीएम लिख लो एक बार, इनटू रेडियस भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये रेडियस कैसे निकलेगा, सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगा भाई रेडियस, ये रेडियस को सिमिलर ट्रायंगल से निकालो। इनफैक्ट मास को निकालने के लिए भी तुम्हें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो हाफ डीएम इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पहले तो बताओ स्मॉल आर कितना हुआ, सिमिलर ट्रायंगल को यूज कर लो, ये वाला और ये वाला, तो इससे तुम्हें मिल जाना चाहिए कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय एच इंटू वाई। क्यों भाई, सिमिलर ट्रायंगल से ये आ रहा है। हाँ भाई सॉलिड कौन है, बिल्कुल। अगर देखो एक और मैं चीज तुम्हें अभी से बता दूं, क्वेश्चन में अगर कभी ये बताए नहीं ना कि हॉलो है कि सॉलिड है, तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट सॉलिड मानना है, चाहे सिलेंडर हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे कोन हो, ठीक है। कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं बोला इसका मतलब वो सॉलिड, हॉलो है तो क्वेश्चन वाले को बताना चाहिए कि ये हॉलो है। ऑल राइट, तो ये सिमिलर ट्रायंगल से अपन ने इस डिस्क का निकाल लिया है रेडियस। ऑल राइट, उसके बाद अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, ठीक है ना, एरिया इंटू थिकनेस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, ठीक है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। तो डेंसिटी अपने पास मास है और इस पूरे कोन का वॉल्यूम है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो m अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया अपना dm। सोचो जरा, ठीक है भाई, ये जो dm हमारी डिस्क का जो मास है, ये कोन की डेंसिटी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द डिस्क एरिया इनटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें एक पाई कैंसिल हो रहा है, तो dm की ये वैल्यू रखेंगे, उसमें स्मॉल r की ये वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। करो जरा और पता लगाओ di कितना आ रहा है, कंप्लीट करो इसको जरा, मतलब di का इंटीग्रेशन करना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो dm की ये वैल्यू और r की ये वैल्यू पुट करो एंड इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन के लिए y की लिमिट ऑफ कोर्स तुम 0 से कैपिटल H ले लेना। लो एक और स्टेप कर देता हूं, कंप्लीट करना, फिर हाफ dm लिखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 कैपिटल M बाय आर स्क्वायर H स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा स्मॉल आर की जगह भी ये पूरा डाल ही दूं ना, स्मॉल आर की जगह भी ये तो डालना पड़ेगा, तो स्मॉल आर की जगह हो गया r बाय एच वाई का स्क्वायर, और फिर एक स्मॉल आर स्क्वायर है, तो ये एक बार और आएगा, तो इसकी पावर 4 कर देते हैं फिर बेसिकली, या चलो एक बार ऐसे ही लिख देता हूं r बाय एच इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो आर स्क्वायर है भाई, ये तो डीएम के एक्सप्रेशन में ही आ रहा है, और एक और आर स्क्वायर इसके बाद फॉर्मूले वाला वो डाला गया है, तो ये अपना डी आई बना है। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है ना, हाफ को बाहर ही रख लो भले, फ्रॉम 0 टू h टू गेट आई। बताओ कितना आता है, सर ऑफलाइन कोचिंग ने बर्बाद कर दिया। अरे भाई छोड़ो, अब जो भी है पढ़ो आराम से, मुझे आपसे मैथ पढ़ना है।
ओ हो, बहुत लेट हो गए भाई। मैथ्स तो मुझसे जीबी सर के ज़माने में मैं पढ़ाता था, अब तो जब वो जीबी सर जो है पढ़ रहे थे 12th में। एनीवे, हाँ तरुष, प्रीत, कुछ लोगों का आंसर आया है सही सही। अगर ठीक से करोगे यू शुड गेट 3/10 mr²। ठीक है, तो ये देख सकते हो 3m/2, ये तो हमें दिख ही रहा है बाहर। आर की पावर दो और दो चार ऊपर है, दो नीचे है, तो आर की दो पावर बचेंगी, r²। एच की एक दो, एच की 5 पावर नीचे आ रही है, और यहाँ y⁴ का इंटीग्रल हम कर रहे हैं, तो ये h⁵ आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। h⁵ भी कैंसिल हो गया, सो 3/10 mr² ये बन रहा है। और अगेन देखो एक चीज नोटिस करो इस रिजल्ट में, क्या चीज, कि एक्सिस के पैरेलल वाली जो डायमेंशन है h, वो फॉर्मूले में आई ही नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमेशा होगा कि एक्सिस के पैरेलल जो भी डायमेंशन होगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में नहीं आएगी। ऑल राइट, तो कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक हमने बना लिया है भाई, 3/10 mr²। और कुछ एग्जाम्पल लेने हैं मुझे, और कुछ एग्जाम्पल लेने। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है भाई कि एक हमारे पास मान लो एक डिस्क थी, ठीक है, और उस डिस्क में क्या हुआ कि कुछ पार्ट उसका टूट गया एक्चुअली। ठीक है, ये इतना पार्ट जो है ना इसका टूट गया, या ऐसा करते हैं आधा पार्ट ही टूटा हुआ मान लेते हैं अपन। ओके, हाँ, तो डिस्क का आधा पार्ट टूट गया और आधी डिस्क बची। ठीक है, एग्जैक्टली आधी डिस्क बची है। ठीक है, तो डिस्क का रेडियस, हाफ डिस्क का रेडियस आर है और इसका मास एम है। ठीक है, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, आधी डिस्क दिख रही है, इस ऑब्जेक्ट का यानी इस आधी डिस्क का मास एम है और इसका रेडियस आर है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। पूरी डिस्क का हमने निकाला था लास्ट क्लास में, यहां पे हमें आधी डिस्क का निकालना है। सर आप कोटा से हैं? मैं भाई ऐसा है, अब कोटा का ही मान लो, 2003 में कोटा आया था मैं, तो बहुत साल हो गए, तो अब कोटा का ही मान सकते हो। आप हमेशा तरुष कहते हो, मेरा नाम तरुष है। अब अरे चलता है यार, थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, तो इसके आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आया mr², एक आया 1/8 mr², एक आया है mr²/2। तो mr²/2, 1/8 mr², ये तीन आंसर आ चुके हैं। चलो देखते हैं। एक्चुअली ये हमें सीखना, इस तरीके के क्वेश्चन सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने हाफ डिस्क दी है, हाफ रिंग भी हो सकती है, ठीक है ना, आधा स्फीयर भी हो सकता है, चाहे हॉलो चाहे सॉलिड, ठीक है ना, वो भी दिया हुआ हो सकता है। mr²/4, इसी का मैं इंतजार कर रहा था, ये ऑप्शन भी आ गया है। तो mr², mr²/2, mr²/4, mr²/8, ये चार आंसर आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता और वैरायटी के आंसर आएंगे। एनीवे, अब मैं बता देता हूं इसको कैसे करना है, बेसिक से समझ लो। तो हम क्या करेंगे भाई, कि जो डिस्क का दूसरा टुकड़ा है उसको उठा के ले आओ और यहां पे रख दो, ताकि ये कंप्लीट डिस्क हो जाए, पूरी की पूरी डिस्क यहां पे हमें मिल जाए। ठीक है ना भाई, इस तरीके से पूरी डिस्क हमें मिल गई। ओके, पूरी डिस्क जो है, अब एक चीज हम सिमेट्री से कह सकते हैं भाई, कि इस एक्सिस के अबाउट जितना कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका है, उतना का उतना कंट्रीब्यूशन इसका भी होगा।
क्यों भाई, सिमेट्री है, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं भाई फॉर एवरी पार्टिकल ऑन दिस साइड there is a mirror image particle on the other side which have equal contribution to the moment of inertia. So from symmetry, अगर इस हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हम आई अननोन निकालना है हमें, तो इस हाफ का जो हमने ला के लगाया है उसका कंट्रीब्यूशन भी आई होगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का होना चाहिए 2i, हमें आई निकालना है, पूरी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा 2i। ओके, सो 2i को, अब डिस्क का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, फॉर्मूला है डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर इस एक्सेस के अबाउट। लेकिन पूरी डिस्क का मास कितना है, पूरी डिस्क का मास है 2m, क्योंकि m तो क्वेश्चन में इस ऑब्जेक्ट का जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था उसका मास दिया हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया एंड करेक्ट आंसर इज हाफ एम आर स्क्वायर। तो जिन जिन के आंसर गलत हैं समझ लो कि क्या गलती हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन में m सिर्फ हाफ डिस्क का मास दिया था, तो अगर हम डिस्क पूरी कर रहे हैं तो उसका मास 2m हो गया, और ये पार्ट दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का वो कहलाएगा 2i। आई जो है हमें आधी डिस्क का निकालना था, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम सिमिलर क्वेश्चन जो है सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर वगैरह के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अक्षित बोल रहा है मेरा सही था, आपने पढ़ा नहीं। देखो भाई, हर बार मैं नाम नहीं पढ़ा पाता हूं, वो फटाफट फटाफट चेंज हो जाते हैं। एनीवे तुम्हारा सही था, अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, अब कोई कह रहा है कि m/2 मास देना था, तो मास तो क्वेश्चन बनाने वाला जो मर्जी देगा भाई, तुम्हें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अपने आंसर के हिसाब से मत एडजस्ट करवाओ, ठीक है। क्वेश्चन जैसा है वो आया उसी के हिसाब से ही तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो आराम से नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। ये है, चलो इसके आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल भी हमें लेने हैं। एक काम करते हैं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही एक टर्म है वो हम सीखते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक टर्म है उसको हम सीखते हैं, और उस टर्म का नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है इसके बारे में हम सीखते हैं। ये वही वाली मेथड है जैसे हम COM में करते थे। नहीं, सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्क का तो भाई अलग निकलता था, ये तो बहुत आसान, उससे बहुत आसान तरीका था ये। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि भाई क्या m क्वेश्चन में दिया है और क्या तुम्हें यूज करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज मच इजियर देन सेंटर ऑफ मास। एनीवे, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं। ओके, तो भाई मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी का मास दिया हुआ है कैपिटल M, और एक कोई एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है I, ठीक है ना। तो हमें ये दो चीजें गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैपिटल M एंड moment of inertia of the object or the rigid body about this is I, right. Now take a particle having mass same as the mass of rigid body। एक पार्टिकल लेना है तुम्हें, पॉइंट मास, उस पॉइंट मास का मास इस रिजिड बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए। तो कैपिटल M मास का हमने पार्टिकल ले लिया। अब सवाल यह है कि इसको हम सेम एक्सिस से, इसी एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर रखें, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज k, so that moment of inertia of this particle becomes equal to the moment of inertia of the rigid body, then this distance k is called the radius of gyration।
ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का ये मतलब है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ जायरेशन यू कैन से इज द डिस्टेंस ऑफ a particle having same mass as the mass of a rigid body from the axis so that moment of inertia of the particle becomes equal to the moment of inertia of the rigid body. तो हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे कि भाई ये जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बन गया mk² should be equal to the moment of inertia of rigid body. That means the radius of gyration k is equal to square root of I by m. ठीक है ना। तो ये सिंपल सी टर्म है। अगर तुमने रेडियस ऑफ जायरेशन अच्छे से समझ लिया है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने अच्छे से समझ लिया है, तो फिर रेडियस ऑफ जायरेशन को निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो। ओके, दे आर रिलेटेड टर्म्स, ठीक है ना, लेकिन मतलब हमें क्लियरली पता होना चाहिए। अब देखो रेडियस ऑफ जायरेशन जो है ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन से रिलेटेड एक तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, ठीक है ना, ये बुक्स में कई बार नहीं मिलती। तो देखो क्या है कि इस आई को, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको थोड़ा हम डिटेल करके लिख देते हैं। लेट्स से इस पूरे ऑब्जेक्ट को ना मैंने इक्वल मास के पार्टिकल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो लेट्स से ये कोई पार्टिकल है जिसका मास मान लो कि है स्मॉल m और इसका यहां से डिस्टेंस है लेट्स से r1। एक कोई ये दूसरा पार्टिकल है, इसका भी मास मैंने स्मॉल m लिया है, इसका यहां से डिस्टेंस r2 है। ये कोई तीसरा पार्टिकल है m, इसका भी मास सबका मैं सेम ले रहा हूं, इसका डिस्टेंस r3। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल से मिलके ये बॉडी बनी हुई है। तो ये जो आई है भाई, इस आई को मैं क्या लिख सकता हूं, इस आई की जगह मैं लिख सकता हूं m r1² प्लस m r2² प्लस सो ऑन, जितने भी हैं। लेट्स से टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो m इंटू rn का स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं मैंने छोटे छोटे इसको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, n नंबर ऑफ इक्वल मास में डिवाइडेड माना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे लिख सकता हूं। अब टोटल मास जो है उसकी जगह भी मैं n इंटू एम लिख दूंगा भाई। मैं टोटल मास कैपिटल M है तो हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब देखो क्या हो रहा है कि ये स्मॉल m जो है ना ये हो रहा है कैंसिल, और हमें k के लिए एक्सप्रेशन मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ r1² प्लस r2² अप टू rn² डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब बताओ इस k को हम वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन इसका ये आ रहा है। वर्ड्स में इस तरीके के एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका होता है, मैथ्स में हो सकता है तुम्हारे कहीं आया हो, ये मैथ्स में कहीं ऐसा हो सकता है तुमने देखा हो। हम देखो क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले ये जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस, उनका हमने पहले कर दिया स्क्वायर। ठीक है, इन सब का हमने स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर को डिवाइडेड बाय n किया। ठीक है ना, मतलब स्क्वायर्स का एवरेज कर लिया और फिर उसका स्क्वायर रूट। वेरी गुड, RMS। दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। So we can simply say that K is equal to R RMS. So radius of gyration is basically the RMS distance of mass from the axis. Okay? Radius of gyration is the RMS distance of mass from the axis. Average नहीं है, ये जो है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर है। एवरेज के मतलब सिमिलर सा हो गया थोड़ा, बट नॉट एग्जैक्टली एवरेज। ओके, तो ये चीज है। तो भाई रेडियस ऑफ जायरेशन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा था, मास, एक्सेस और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये मास पे डिपेंडेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1
axis. Number 2, you can say mass distribution around the axis. ओके, ये दो ही चीजों पे डिपेंड कर रहा है. दिस डज नॉट डिपेंड ऑन मास. ऑल राइट. अच्छा, अब आरएम इसे रेडियस ऑफ जायरेशन से रिलेटेड पहले एक दो आसान क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला लेंगे. आरएमएस की फुल फॉर्म भाई रूट मीन स्क्वायर. ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस. डिस्टेंसेस का स्क्वायर किया, फिर उनका एवरेज निकाला यानी मीन निकाला, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया. तो आरएमएस ये है. ऑल राइट. अरे डेफिनेशन को कोई नहीं पूछने वाला, और 11th में वैसे भी 11th के एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन एचसीवी से देख लेना यार चाहिए तो. बाकी समझ लो यहाँ पे कि भाई बॉडी के बराबर मास का पार्टिकल हम एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए. समझ लो, लिखने की कोई फायदा नहीं रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन का. ठीक है ना, कहीं कुछ ज्यादा काम नहीं आने वाली. 11th के तुम्हारे एग्जाम के लिए चाहिए तो एचसीवी से या एनसीईआरटी से पढ़ लेना बस. हाँ, कैन वी से दैट सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला भाई. I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से नहीं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं, ये तो कोई भी एक्सिस हो सकती है. ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली भी हो सकती है या कोई डिफरेंट एक्सिस भी हो सकती है. तो सेंटर ऑफ मास का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा है. ऑल राइट. तो जो भी एक्सिस हम ले रहे हैं उसके अबाउट, एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो अलग अलग रेडियस ऑफ जायरेशन भी आएगा. ठीक है ना भाई, जैसे एक बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो वैसे रेडियस ऑफ जायरेशन भी अलग अलग आ जाएगा. ऑल राइट, ये चीज है. हाँ, तो पहले मैं आसान वाले एग्जांपल लेता हूं. मान लो हमारे पास है एक हॉलो स्फीयर. ओके, एक हॉलो स्फीयर है भाई जिसका रेडियस है आर. ओके, तो बताओ इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? दिस इज ए हॉलो स्फीयर. आर रेडियस के हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन डायमीटर के वाली एक्सिस के अबाउट कितना होगा? बताओ. I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर. हाउ I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर? मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम. तो भाई वो मैंने तो वो तरीका यूज ही नहीं किया ना. आईसी क्यों निकाले हम? इसके सेंटर ऑफ मास तक क्यों जाना है हमें? सिमेट्री का यूज करो. जे आधी डिस्क ये है, आधी हमने लगा दी, पूरी डिस्क बन गई, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है. इस लॉजिक से करो. ठीक है, देयर इज नो पॉइंट यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर दिस क्वेश्चन. यहां पे आओ. हाँ, तो बड़ा आसान है भाई. ठीक है, बेसिकली मैं चेक कर रहा था तुम्हें फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं. हॉलोस्फीयर का फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था. क्या बताया था? 2/3 mr स्क्वायर. तो जस्ट पुट दिस इक्वल टू m के स्क्वायर. m कैंसिल हो गया, दिया भी नहीं था इसीलिए मैं मास पे डिपेंड करता नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 इंटू आर, ये आ जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली तुम्हें सॉलिड स्फीयर का निकालना हो या रिंग का या डिस्क का निकालना हो तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं. दिस वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन लेते हैं. हाँ, तो हमारे पास है एक, है नहीं बल्कि थी एक डिस्क. ठीक है, थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हमने कर दिया है होल, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होल कर दिया है. तो जो बचा है वो ये हिस्सा डिस्क का बचा है. ऑल राइट, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यह बताना है कि भाई होल करने से रेडियस ऑफ जायरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क, दोनों पे बताओ. चलो पहले एक काम करते हैं, तुम्हें यह बताना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग दिस पोर्शन on number 1 moment of inertia, whether it will increase or decrease or will remain same. ठीक है,
इस टर्म्स में आंसर बताना है। सिमिलरली के साथ कैसा चेंज हो गया, विल के इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। हमारे पास पूरी डिस्क थी, उसमें से हमने जो है ये सर्कुलर पार्ट निकाल के फेंक दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया? उस पार्ट को हटा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? ओके, आंसर आना शुरू हो गए। सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछ रहा हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन बाद में आएगा। हाँ, तो आई रिमेन सेम, आई डिक्रीज, के वाले अभी मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं के की बात ही नहीं पूछ रहा हूं, अभी सिर्फ आई के बारे में पूछ रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, रिमेन सेम, सब तरीके के आंसर मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर मैं बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट जो है, ये पार्ट एक्चुअली बड़ा सिंपल है। लोग जो दिमाग में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं वो इसके गलत आंसर देख रहे हैं, जो सिंपल वे में सोच रहे हैं वो इसका आंसर सही दे रहे हैं। इट विल डिक्रीज, सिंपल सी बात है, इट विल डिक्रीज। भाई देखो ऐसा है, ये जो पार्ट यहां पे रखा हुआ था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई नेगेटिव तो था नहीं, नेगेटिव तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो ही नहीं सकता। तो जब कोई पार्ट रिमूव कर देंगे बॉडी से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ही हो सकता है, बढ़ नहीं सकता, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज डेफिनेटली डिक्रीज्ड, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस, ठीक है ना। सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर है, तो जो पार्टिकल्स तुमने रिमूव किए हैं उनका एम आई आर आई स्क्वायर पॉजिटिव था, वो हटा दिया तुमने तो कम हो गया, सिंपल सी बात है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन कम होगा, ज्यादा होगा या सेम रहेगा, इस बारे में सोचो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हमने रिमूव किए हैं उनका कंट्रीब्यूशन हट गया, और जो नेगेटिव तो था नहीं वो पॉजिटिव ही था। हाँ भाई, तो के सेम बता रहे हैं, इंक्रीज बताया गया है, डिक्रीज भी किसी ने बोला है, बाकी ज्यादा लोग सेम बता रहे हैं, कुछ कुछ इंक्रीज भी बता रहे हैं, कम होगा भी किसी ने लिखा है। चलो अब देखते हैं। ओके, तो के जो है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सेम हो रहा है। देखो मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया, ये वाला रिजल्ट, इससे सोचो। आर एम एस, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया कि भाई यहां से लेके, लेट्स से इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कैपिटल, और ये इनर रेडियस मान लो कि R1 है, ठीक है, या इसको स्मॉल r लिख देते हैं, चलो ठीक है ना। इनर रेडियस मान लो ये स्मॉल r, बाहर का रेडियस कैपिटल। तो मैंने क्या किया है कि वो पार्टिकल्स रिमूव किए हैं जिनका डिस्टेंस एक्सिस से 0 से लेके स्मॉल r तक था, उनको मैंने हटा दिया, और मैंने रखा किसको है, जिनका स्मॉल r से कैपिटल R तक था, उन सारे पार्टिकल्स को मैंने रख लिया। इस सिचुएशन को ना तुम कुछ इस तरीके से सोच सकते हो कि लेट्स से हमने क्या किया, एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको हमने एक लाइन में खड़ा किया, हाइट के ऑर्डर में, ठीक है, सबसे छोटे वाला सबसे आगे, और फिर बढ़ती हुई हाइट के हिसाब से सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। ओके, फिर हमने क्या किया कि जो 10 सबसे कम हाइट वाले बच्चे थे उनको क्लास से बाहर कर दिया, लाइन से बाहर कर दिया, क्लास से तो नहीं, लाइन से बाहर कर दिया। तो अगर हमने सबसे कम हाइट वाले 10 बच्चों को हटा दिया
तो क्लास की एवरेज हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस सवाल का जवाब दो। एक क्लास के हमने सबसे कम हाइट वाले 10 बच्चों को हटा दिया, तो एवरेज हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बहुत पीछे खड़ा हूं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है तुम खूब लंबे हो गए। तो इंक्रीज है ना, इट विल इंक्रीज, ठीक है। नो इफेक्ट नहीं, अगर तुमने कम हाइट वालों को हटाया है तो एवरेज हाइट बढ़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लास में दो ही बच्चे हैं एक बार, ठीक है, सिर्फ दो बच्चे हैं और उसमें से एक को हटा रहे हैं हम। एक की हाइट 3 फुट, एक की हाइट 6 फुट, ऐसा है, ठीक है। एक की हाइट 3 फुट, एक की हाइट 6 फुट है, तो क्लास की एवरेज हाइट 4.5 फुट है। मैंने 3 फुट वाले को हटा दिया, 6 फुट वाला बचा, तो एवरेज 6 हो गई ना। बढ़ेगी भाई, सेम नहीं कैसे रहेगी? इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब यहां पे भी मैंने यही किया है, जो एक्सिस के पास पास वाले थे उनको हटा दिया, दूर वालों को रखा है, तो डेफिनेटली RMS इज गोइंग टू इंक्रीज विच इज इक्वल टू K, रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ेगा। ओके, ठीक है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन। एक काम और करते हैं, चलो एक काम और करते हैं। सब अपनी अपनी हाइट बताने लग गए भाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मेरे को दिख तो नहीं रहे हो, जो तुम मानो, जो तुम लिख दो वही सही है। एनीवे, तो ऐसा है कि अब एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और पूछ लेता हूं। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर, एंड मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज कैपिटल M। M क्या चीज है, क्लियरली समझ लेना। ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिया हुआ है, डिस्क विद दिस होल, ये इसको हटाने के बाद जो चीज गिवन है, जो शेडेड एरिया दिख रहा है, उसका मास कैपिटल M है। बताओ इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन फॉर दिस? करो, द आंसर में एक्चुअली सरप्राइज यू। करके देखो। सब ये कह रहे हैं कि मैं लास्ट में खड़ा हूंगा, मैं लास्ट में खड़ा हूंगा, अपनी हाइट बता रहे। अरे छोड़ो यार, मेन चीज ये है कि ये समझ लो रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या होगा, और अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं, वो बताओ। हाँ, एक्सिस यही है जो डिस्क की एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, ये इसी एक्सिस के अबाउट तुम्हें बताना है। I1 माइनस I2, वेरी कन्वीनियंट। I1 माइनस I2 तुमने लिख दिया कि बड़े वाली में से छोटे वाली को घटाना है, लेकिन करके दिखाओ। आंसर हमें कैपिटल M, कैपिटल R और स्मॉल r इनके टर्म्स में चाहिए। करना तो यही है, I1 माइनस I2। निखिल, तुम्हारा आइडिया सही है, बट इसको एग्जीक्यूट करो। 4mr²/15, कैपिटल आर आंसर में आया ही नहीं, स्मॉल आर हाफ स्मॉल mr², कैपिटल आर क्यों नहीं आ रहा है? आएंगे, दोनों आएंगे भाई। M कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू 2। ये आंसर देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली सही नहीं है। 1/5mr²। हाउ रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन डिस्क? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर हम तब करेंगे जब दोनों के मास और रेडियस इक्वल हो। करेक्ट जो क्वेश्चन है ना कि रिंग का डिस्क से ज्यादा कैसे है, तो उसमें पूरी बात बताओ। इफ यू हैव ए रिंग एंड डिस्क ऑफ इक्वल मास, इक्वल रेडियस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज ग्रेटर, बिकॉज द RMS डिस्टेंस, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिंग इज ग्रेटर। सारे के सारे पार्टिकल आर डिस्टेंस पे।
एनीवे इसकी बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक तो स्क्रीन पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है। पर अगर जो है प्रॉपरली इसको किया जाए तो ऐसी बात भी नहीं कि होगा ही नहीं, हो जाएगा। यूं सोचो, चलो हिंट देता हूं, यूं सोचो अगर ये डिस्क पूरी होती तो इसका मास कितना होता। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर ये डिस्क पूरी होती, मतलब ये जो पार्ट है जो हटा दिया था, सपोज मैंने लाके वापस रख दिया, ठीक है, जो पार्ट रिमूव्ड था उसको लाके मैंने यहां वापस रख दिया। अब बताओ ये टोटल मास कितना हो जाना चाहिए, बता सकते हैं? किसी का भी आंसर सही नहीं मिला है मुझे अभी तक। हाँ, टोटल मास निकलेगा वही यूनिटरी मेथड से भाई, मास पर यूनिट एरिया जो है वो है m अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज मास पर यूनिट एरिया। मल्टीप्लाई दिस बाय द टोटल एरिया। टोटल एरिया इज पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल मास ऑफ द डिस्क। पूरी डिस्क अगर होती, होल वाला पार्ट वापस लाके रख दिया तो उसका मास इतना होता। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब पाई इसमें से कैंसिल हो गया। अब पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ दिस टाइम्स आर स्क्वायर। ये पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरी डिस्क का मास था, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाफ मास ऑफ द डिस्क इनटू आर स्क्वायर। अगर डिस्क पूरी होती तो इतना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है इस पार्ट का कंट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्क है भाई, इसका ये जो अंदर वाला जो छोटा पार्ट है ये तो अपने आप में डिस्क ही है, ठीक है ना। तो इसका मास कितना होता है, इसका हो जाएगा अगेन m अपॉन पाई R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये उस आधी डिस्क का मास इतना होता, ठीक है। इसके आगे भी मुझे हाफ लगाना है, रुको एक बार। तो हाँ, हाफ m और स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो, इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो। आंसर आगे हाफ क्यों लिया भाई? डिस्क की बात कर रहे हैं ना, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में हाफ आता है, हाफ m r स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट का हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया किसी ने, देखो भाई, हाफ कैपिटल M, ये तो आ रहा है कॉमन, r टू द पावर 4 माइनस स्मॉल r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या निकला? फाइनल आंसर निकला हाफ m कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। बड़ी डिस्क में से इसको हटाया है, फिर भी आंसर हाफ कैपिटल M R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। अब ये रिजल्ट जो है देखने में बड़ा अजीब लगता है कि एक पार्ट में से दूसरे को रिमूव किया, आंसर में प्लस आ रहा है, बट दिस इज करेक्ट। एक तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दे रहा हूं यूं का यूं। एक काम करते हैं, फिर भी इसको चेक करते हैं। लो, दो एक्सट्रीम केसेस में इसको हम चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये है, पहला चेक ये है, स्मॉल r इक्वल टू 0 वाले केस में चेक करो, ठीक है। चेक दिस रिजल्ट फॉर टू केसेस। नंबर 1, स्मॉल r टेंड्स टू 0, स्मॉल r टेंड्स टू क्या, इक्वली कर लो, चलो, स्मॉल r इक्वल टू 0, और दूसरा स्मॉल r टेंड्स टू कैपिटल R। इन दो केसेस में इस रिजल्ट को चेक करके देखो, तब तुम्हें शायद यकीन होगा। देवांश का यही आंसर था, अगर था तो वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ना भाई। देखो, अगर तुमने स्मॉल r 0 किया, स्मॉल r 0 करने का मतलब देयर इज नो होल, द डिस्क इज कंप्लीट। आंसर इज हाफ m r स्क्वायर, इट शुड बी हाफ m r स्क्वायर इफ डिस्क इज कंप्लीट। सेकेंड केस, स्मॉल r टेंड्स टू कैपिटल R, मींस द
hole is so large that only a very thin layer has remained, so it is basically a ring. ठीक है, if small r equal to capital R, तो small r equal to capital R डाल दो, it becomes mr square, formula for the ring. So it works in both cases. This is the correct result. Okay, तो ये जो है तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चंस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि m हमें क्या दिया है, ठीक है ना। डिस्क का, पूरी डिस्क होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता, उसमें से ये पार्ट हटाया गया है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है, वी कैन बी श्योर, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी, रेडियस ऑफ जायरेशन तो अब तुम निकाल भी सकते हो, ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू है इस रिजल्ट से तुम्हें पता चल रही है कि भाई दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, सो इट इज more than the moment of inertia of disk, moment of inertia, sorry, radius of gyration of disk which was r by root 2, तो उससे बढ़ गया है, ठीक है। तो अब चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन वाले पार्ट को हम खत्म करते हैं। क्वेश्चंस तुम्हें मिलते रहेंगे, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन रेडियस ऑफ जायरेशन के हैं, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब हम इससे आगे चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमें पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है वैसे, पर मुझे याद आया कि तुम्हें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट तो सिखाया ही नहीं, तो बात करेंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। वापस से हम वेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना अब आगे गुजारा हमारा नहीं चलेगा। सर्कुलर मोशन तक तो हमने निकाल दिया था, लेकिन यहां तो सीखना ही पड़ेगा। ओके, चलो भाई। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज्ड आफ्टर रिमूवल पार्ट, नो नो नॉट एट ऑल। पुरानी जब डिस्क पूरी थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, ठीक है ना, m की वैल्यू ज्यादा थी ना, दिमाग में ये जो m है इसका भी ध्यान दो भाई, m इतने से पार्ट का मास था, जबकि डिस्क पूरी होती तो उसका मास भी तो ज्यादा होता ना, वो m कुछ और होता। ऐसे सोचो, एक्सप्रेशन में ऐसा लग रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, लेकिन ये m की वैल्यू चेंज हो गई है, इस चीज पे ध्यान दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो भाई हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल मान लो है थीटा। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज ए वेक्टर प्रोडक्ट। इसका आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है ना। तो भाई ऐसा है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, भाई वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है ना। तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगाते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी साइन थीटा। ओके, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड। और ये हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है, और साइन 180 तक पॉजिटिव ही होता है, तो इसको हम हर कंडीशन में बोल सकते हैं कि दिस विल इंडीड बी द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए एक बार मैं यूनिट वेक्टर चिपका देता हूं इसके आगे एन कैप, डायरेक्शन को मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है भाई। तो मैग्नीट्यूड क्लियर है, दोनों वेक्टर्स का अलग अलग मैग्नीट्यूड हम लेंगे, ए और बी, और इनटू साइन थीटा कर देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर प्रोडक्ट का। और डायरेक्शन है एन कैप। अब एन कैप के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि एन कैप जो है भाई, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो जो यूनिट वेक्टर है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, उसकी डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर वाली है, और ये यूनिट वेक्टर दोनों वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ए के परपेंडिकुलर अगर है तो बी से तो कुछ और एंगल बनेगा, और बी के परपेंडिकुलर कर लिया तो ए से कुछ और एंगल बनेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो दुनिया है इस बोर्ड के जैसी नहीं है जो कि 2 डायमेंशनल है, दुनिया 3 डायमेंशनल है। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है अगर वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो।
ठीक है ना भाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, which means it is perpendicular to the plane containing the two vectors. Okay, perpendicular to the plane containing the two vectors. So A और B दोनों के perpendicular होने का मतलब बोर्ड के प्लेन के perpendicular है। अब भी दो ऑप्शंस हैं, इट कैन बी आइदर आउट ऑफ द बोर्ड और इट कैन बी इनटू द बोर्ड। ठीक है ना, इन दोनों में से कौन सा है, आउट ऑफ द बोर्ड या इनटू द बोर्ड? तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास रूल है। ठीक है, तो एक होता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल और एक होता है राइट हैंड थंब रूल। तो तुम जिससे भी कंफर्टेबल हो यूज कर सकते हो। मे बी जैसे जो स्क्रू रूल बताते हैं वो इस तरीके से बताते हैं कि जैसे मान लो ये एक पेच है, स्क्रू होता है ना, तो ये एक पेच है। ठीक है ना, अब इमेजिन करो कि तुम इस स्क्रू को घुमा रहे हो। ठीक है, अब घुमाना तुम्हें कैसे है, इस ऑर्डर में घुमाना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ ऐसे घुमाना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। सो इमेजिन करो ये स्क्रू है, यहां पे तुमने स्क्रू ड्राइवर फिट करके इसको तुम ऐसे घुमा रहे हो। इफ यू आर टर्निंग लाइक दिस, तो पेच टाइट हो रहा है कि खुल रहा है? ये जो स्क्रू है ऐसे घुमाएंगे तो ऑब्वियसली ये खुल रहा है। ठीक है ना, खुल रहा है तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें यहां पे एक स्क्रू इमेजिन करना है और उस स्क्रू को तुम इमेजिन करो कि तुम रोटेट कर रहे हो, टर्न कर रहे हो फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड, और जिस तरफ स्क्रू जा रहा है वो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो ये तो हुआ स्क्रू वाला रूल। ठीक है, दूसरा तुम्हें जो है स्क्रू इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड थंब रूल बता देता हूं। इसमें लेफ्ट हैंडर्स केयरफुल रहना भाई, राइट हैंडेड थंब रूल है। ओके, तो क्या करना है तुम्हें, राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करो, थंब की ये फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करवा दो। फर्स्ट वेक्टर अपना ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में पॉइंट करवा दो। राइट, अब क्या करना है, नाउ ट्राई टू टर्न योर द फिंगर्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो सेकंड वेक्टर बी है, उसकी तरफ मैं फिंगर्स को टर्न करने की कोशिश कर रहा हूं, ये टर्न हो नहीं रही है ऐसे। इफ यू कांट टर्न योर फिंगर्स देन टर्न योर हैंड। Okay, now you can comfortably turn your fingers of right hand from first to second vector. If you can comfortably turn your fingers, then the thumb gives you the right direction of the cross product. Okay, तो क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का ये तरीका है। ठीक है ना, राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर अगर तुम कंफर्टेबली टर्न कर पा रहे हो और थ्रू द स्मॉलर एंगल, ये वाला नहीं है, एंगल बिटवीन द वेक्टर हमेशा छोटा होता है, ये ध्यान रखना। कोई ये लॉजिक नहीं देगी हम ऐसे घुमाएंगे, तो नहीं, छोटा एंगल बिटवीन द वेक्टर छोटा होता है, वो वाला ही हमें लेना है। ऑल राइट, सो इट इज आउट ऑफ द बोर्ड। बाय द वे, आउट ऑफ द बोर्ड जो है भाई, उसके लिए एक सिंबल ये है, ऐसे अगर बना दिया तो इट मींस आउट ऑफ द बोर्ड, और इनटू द बोर्ड के लिए ये सिंबल होता है। अगर मैंने ऐसे क्रॉस बनाया सर्कल के अंदर तो डायरेक्शन होगी इनटू द बोर्ड, डॉट बनाया तो आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो ये बात हुई ए क्रॉस बी की, खासकर इसकी डायरेक्शन को हमें केयरफुली समझना है। अब देखो कुछ एक प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड मैं बता दूं। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर होता है? इज बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी? क्या ये कॉम्यूटेटिव है भाई? तो इसका जवाब है कि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि अगर तुम बी से ए की तरफ डायरेक्शन देखो, बी क्रॉस ए की, तो वो इनटू द बोर्ड आ जाएगी। ए क्रॉस बी आउट ऑफ द बोर्ड, बी क्रॉस ए इनटू द बोर्ड। यहां से हम ऐसे टर्न कर रहे हैं, टर्न की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। राइट, सो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट वॉज कॉम्यूटेटिव, ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते थे, ये बराबर नहीं होते। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए इज इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ A cross B because magnitude is same, the direction is reversed. Okay, so it is not commutative. दूसरी चीज ये समझो कि अगर हम किसी
वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? किसी वेक्टर का अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ जीरो। वेक्टर का खुद के साथ एंगल तो जीरो होता है, तो आंसर आ जाएगा जीरो। कभी भी किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, शून्य। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं भाई, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऑल राइट, उनके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होते हैं उसकी बात हम देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आई कैप, बाय द वे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, अभी अभी मैंने बताया ये क्या होंगे, अरे सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस, सॉरी क्रॉस, डॉट थोड़ी कर रहे हैं, क्रॉस, हाँ। तो ये तीनों क्रॉस प्रोडक्ट जो हैं ये जीरो होंगे बिकॉज द अबव मेंशन्ड रीजन। अब बात करते हैं अगर हम कर रहे हैं आई कैप क्रॉस जे कैप तो ये क्या होगा? पहले बताओ आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों भाई? मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का 1, दूसरे वेक्टर का वो भी 1, जे कैप का भी 1, यूनिट वेक्टर्स हैं। साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस आई क्रॉस जे का 1 आएगा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड जे क्रॉस के का वो भी 1 आएगा। सिमिलरली के क्रॉस आई का वो भी 1 आएगा। तो जो हमारे तीन स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं, किन्हीं भी दो को आपस में मल्टीप्लाई करें हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा। लेकिन अब हमें डायरेक्शन भी निकालनी है भाई। तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस, बाय द वे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आई कैप ये हो गया, जे कैप ये हो गया, के कैप जेड की तरफ होता है। तो एक्स और वाई ऐसे लिए तो जेड हमेशा बाहर होगा। ये ध्यान रखना कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं ना वो भी राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यानी कि एक्स और वाई, अगर मैं एक्स से वाई की तरफ, पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई की तरफ फिंगर्स को घुमा रहा हूं राइट हैंड की, तो थंब की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड होगी। इसको कहते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ये ही यूज करते हैं हमेशा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाई आई क्रॉस जे विल बी के। ओके, सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब मुझे बताओ कि भाई जो ये के क्रॉस आई कितना होगा? चलो के क्रॉस आई जो है ये क्या होगा? प्लस जे या माइनस जे? के क्रॉस आई प्लस जे होगा कि माइनस जे? के कैप वेक्टर बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ होगा। तुम्हारा जो भी डिवाइस है उसकी स्क्रीन से बाहर की तरफ के कैप वेक्टर है और ये आई कैप है। के क्रॉस आई तुम्हें बताना है कि प्लस जे या माइनस जे। के क्रॉस आई प्लस जे और माइनस जे। गुड, आंसर आ रहा है, सबका सही लग रहा है, प्लस जे। एक आध का नेगेटिव आ गया, कोई नहीं, समझ लो प्लस जे। देखो फर्स्ट वेक्टर के कैप है तो मेरी फिंगर्स ऐसे बाहर की तरफ आ गई, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। फर्स्ट से सेकंड एक्स की तरफ है तो मैं कंफर्टेबली अपने फिंगर्स को टर्न कर पा रहा हूं। ओके, आई कैप से जे कैप, सो दिस डायरेक्शन यानी प्लस जे, ऊपर की तरफ प्लस जे हो गया। सो दिस इज प्लस जे कैप। सिमिलरली एक और बच गया था, जे क्रॉस, या ऐसा करते हैं अब की बार के क्रॉस जे कर देते हैं। के क्रॉस जे बताओ ये प्लस आई होगा कि माइनस आई? के क्रॉस जे के बारे में बताओ, प्लस आई और माइनस आई। वी कैन सॉल्व यूजिंग बताएंगे। डिटर्मिनेंट तुम्हारा मैथ्स में हो गया क्या? अगर हो गया तो वो बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं।
इट इज माइनस आई। वेरी गुड, सबका आंसर नेगेटिव आया है। ये है के। अच्छा, ये के हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा, ये के है और जे ऊपर है। के से जे की तरफ कंफर्टेबली फिंगर जा रही हैं, ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है, नेगेटिव आई। नेगेटिव आई। अब ये नेगेटिव आई आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि अगर मैं जे क्रॉस के लिखता तो प्लस आई आता है कि नहीं, क्योंकि जो है ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो के क्रॉस जे माइनस आई है, जे क्रॉस ए प्लस आई है। ठीक है ना। अब देखो, सारे वेक्टर, सारे ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके आपस में जो भी प्रोडक्ट हो रहे हैं, खुद के साथ तो जीरो है, तो तुम समझ ही गए। अब ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक चीज हमें समझ में आ चुकी है कि भाई तीन में से किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा वाला आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस और माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक तरीका है भाई, एक सर्कल में ये आई कैप जे कैप के कैप को बना दो। एक बार आई कैप जे कैप के कैप हमने बना दिए, और एक एरो बना दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे बना दो। इसको इमेजिन करो, इसके हिसाब से तुम्हारे साइन करेक्ट हो जाएंगे। आइडिया क्या है कि इफ योर क्रॉस प्रोडक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, आंसर विल बी पॉजिटिव। ये जो एरो हमने बनाया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाया, आई जे के की तरफ। ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे विल बी प्लस के, जे क्रॉस के विल बी प्लस आई, के क्रॉस आई विल बी प्लस जे। ठीक है। अगर तुम इस एरो के सेंस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव। जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ऐसा होता है। ठीक है। तो ये साइकिल जो है, ये बड़ा अच्छा टूल है। इसकी हेल्प से तुम क्रॉस प्रोडक्ट के साइन में गलती नहीं करोगे। ओके, तो चलो आज हमने इतना कर लिया है। क्रॉस प्रोडक्ट को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। चलो जाते जाते एक और चीज बता देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। यहां पे डायग्राम बना हुआ है ही, हाथ से भी मिटता है ना। हाँ, यस, ओके। तो डायग्राम अपने पास है ही। अब देखो क्या है, एक एक चीज और बता देता हूं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बड़ा सिंपल है भाई। इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सोचो जरा, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। हाउ? बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट होता है। ये हाइट कितनी है? ये जो हाइट है इज इक्वल टू बी साइन थीटा ही तो है। तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी साइन थीटा। सो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बाय द वे, एरिया को जब वेक्टर लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी एरिया के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, इज योर ए क्रॉस बी, राइट। ये तुम ध्यान में रख सकते हो। ओके, बात करते हैं होमवर्क की भाई। तो HCV में आ जाओ। ठीक है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से रोटेशन के मैं और दे पाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम साथ साथ रीड भी इसको कर रहे होगे। हाँ, रेडियस ऑफ जायरेशन के भी कुछ क्वेश्चन हैं। 16 तक कर लेना, मेरे ख्याल से 12 तक दिए थे मैंने। तो 13 to 16 एक तो ये कर लेना। इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं, हाँ, ऑब्जेक्टिव 2 में से दे रहा हूं। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6, ये ऑब्जेक्टिव 2 में से हैं भाई।
ऑब्जेक्टिव 1 में से भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 1 में से क्वेश्चंस हैं अपने पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कहाँ गए, हाँ ये रहे 13। ऑब्जेक्टिव 1 के 13 से 13, 14, 15, 16, 13 to 16। ओके, तो ये तुम्हारा HCV का होमवर्क हो गया। इसको और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो भी पूरे कर लेना, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सॉल्व करते रहो, फिर मिलते हैं। बाय बाय।